हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के पीओसी सेकंड का। ठीक है, तो हम ये जो आज क्लास लेने जा रहे हैं ये शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और जितने भी क्वेश्चन आज आपको मिलेंगे टोटल सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। और इस वीडियो में कवर होगा आपका यूनिट नंबर 3, 4 और 5। ठीक है, तो ये पार्ट सेकंड है आपका पीओसी सेकंड का पार्ट सेकंड वाली वीडियो है। पार्ट फर्स्ट अगर आप मिस कर रहे हैं तो उस वाले पार्ट जो पार्ट फर्स्ट है उसको भी आप लोग विजिट करिए, वॉच करिए, ताकि आपका ये जो सामने वाला एग्जाम है उसमें अच्छे मार्क्स आप गेन कर सको। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट में मैं कवर किया था अपना यूनिट नंबर 1 और 2। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट में मैं महामैराथन जो वीडियो बनी थी उसमें पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने यूनिट 1 और 2 कवर किया था और उसमें आपके ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, ये सब दिख रहे होंगे आपको। तो ये वाली वीडियो आप लोग जरूर वॉच करिएगा। अगर ये वाली वॉच कर रहे हैं तो उसको वॉच करने के बाद जस्ट उसको जरूर वॉच करेगा, ताकि आपका यूनिट नंबर फर्स्ट से लेके 5th तक जो भी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं अच्छी तरीके से आपका डाउट क्लियर हो जाए। और अगर आपको पार्ट फर्स्ट की वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहीं से आप उसको विजिट या वॉच कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, डिफाइन फैट्स एंड ऑयल, डिस्कस केमिकल रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल। अब देखो यहाँ पे नॉर्मली एंड सिंपल और मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो आपका बनता है, फैट एंड ऑयल, डिस्कस केमिकल रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल। अब सबसे पहले यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप एक अच्छी सी हेडिंग बनाइएगा फैट एंड ऑयल का। देन उसके बाद आप लोग लिखिएगा कि फैट एंड ऑयल्स आर ए टाइप ऑफ लिपिड। ये जो हमारे फैट और ऑयल होते हैं ये एक तरीके अगर देखा जाए तो ये हमारे लिपिड ही होते हैं। कौन? हमारे फैट और ऑयल जो है एक तरीके के आपके लिपिड ही होते हैं। एंड लिपिड आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। और ये जो हमारे लिपिड होते हैं ये फैटी एसिड के ही ईस्टर होते हैं जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है, विथ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल के साथ ही हमारे ये होते हैं। तो आई होप कि फैट क्या होता है, छोटा सा पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फैटी एसिड आर कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हाइड्रोकार्बन साइड चेन। अब देखो क्या है, फैटी एसिड हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसके साथ हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन की साइड चेन लगी होती है। नीचे आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके साइड में आपका हाइड्रोकार्बन की ये सारी चेन ऐड हुई है। यही सेकंड पॉइंट आपका कहता है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सो फैट एंड ऑयल आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल। अब देखो इसलिए कहा गया है कि फैट और ऑयल जो हमारे होते हैं ये फैटी एसिड के ईस्टर होते हैं ग्लिसरॉल के साथ। इस मतलब इसमें ग्लिसरॉल भी होता है। ठीक, दे आर आल्सो कॉल्ड ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड, और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, मीन सब ओवरऑल आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ट्राइग्लिसराइड, फैट, ऑयल, लिपिड, बात हमारी सब एक है। ओके, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन अलग नाम से पूछा जा रहा है तो आप डाइवर्ट ना होइएगा, जरूर अटेम्प्ट करके आइएगा। ठीक है, एंड अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और फ्रेंड्स एक चीज करना ना भूलें कि वीडियो पे कमेंट करें, मतलब नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक ऑनलाइन टीचर से पढ़ रहे हैं तो एक ऑनलाइन टीचर बस आपसे यही चाहता है कि आप उसकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और एक अच्छा सा कमेंट करो। ठीक है, बस आपसे वो वही चाहता है। अब रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड हम बात करें, ऊपर क्वेश्चन में भी मेंशन किया गया है, डिस्कस केमिकल रिएक्शन ऑफ फैट एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे फैटी एसिड के कुछ केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं, लगभग 5-6 दिया गया है। पहला जो हमारा है हाइड्रोलिसिस है, दूसरा हाइड्रोजिनेशन है, तीसरा रैंसिडिफिकेशन है, और चौथे की बात करें तो हाइड्रोजिनोलाइसिस है, और पांचवा सैपोनिफिकेशन है, और छठवें की बात करें तो हमारा ये है ड्राइंग है। ओके, अब हम एक एक को थोड़ा सा डीप में जानेंगे। अब देखो एक ये आपका प्लस पॉइंट या बोनस पॉइंट ये है कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन वाली वीडियो को पूरा फुल्ली सॉल्व कर रहे हैं, फुल्ली पूरा कवर कर रहे हैं, वीडियो के एंड तक जुड़े हैं, तो 2-2 मार्क के क्वेश्चन आपके ऑलरेडी कवर्ड हो जाएंगे। इतना तो आप लोग भी जानकार हो। अब देखो जैसे 2 मार्क्स में पूछ लिया डिफाइन हाइड्रोलिसिस या डिफाइन हाइड्रोजिनेशन, तो अगर यहाँ आप डीप में पढ़े रहेंगे तो वहाँ 2 मार्क्स में आएगा तो इजी में कवर कर ले जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार सजेस्ट करता हूँ कि जो लॉन्ग क्वेश्चन वाली वीडियो है उसको एंड तक जरूर वॉच करें, ताकि जो भी डाउट है आपका अच्छे से क्लियर हो सके। अब हाइड्रोलिसिस की बात हम करें, सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस का। अब हम आपको बताएंगे ये हाइड्रोलिसिस क्या होता है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और देखा जाए लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो मतलब वाटर के प्रेजेंट में जब हम किसी भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं तो उसी कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं हाइड्रोलिसिस। ये कॉमन लैंग्वेज की डिफिनेशन थी। अब बट यहाँ आपके पीओसी अकॉर्डिंग क्या है, इसको देखो, फैट्स इजिली अंडरगो हाइड्रोलिसिस व्हेन दे बॉइल्ड विथ NaOH या KOH एंड ईस्टर लिंकेज ब्रेक्स। अब देखो क्या है, फैट इजिली अंडरगो हाइड्रोलिसिस
जो हमारे फैट्स होते हैं ये आराम से हाइड्रोलिसिस कंडीशन में आ जाते हैं। कब आ जाते हैं? व्हेन दे बॉइल्ड विथ NaOH या KOH। जब हम इसको NaOH या KOH के प्रेजेंस में इसको गर्म करते हैं तो हमारे फैट जो है ये आराम से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। एंड ईस्टर लिंकेज ब्रेक्स, और जो ईस्टर बॉन्ड उसमें रहते हैं जिसकी हेल्प से वो जुड़े रहते हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अब ये ईस्टर क्या होते हैं? गिव ग्लिसरॉल एंड सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चैन। अब देखो क्या है, ये ग्लिसरॉल और सोडियम साल्ट देते हैं एक लॉन्ग चैन के साथ। अब देखो फैट प्लस ऑयल प्लस NaOH, अगर आप फैट ऐड कर रहे हैं, ऑयल ऐड कर रहे हैं, NaOH ऐड कर रहे हैं तो ग्लिसरॉल और सॉप आपका बन रहा है। अभी जस्ट आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे सैपोनिफिकेशन, तो सैपोनिफिकेशन में आपका यही मिलेगा, ग्लिसरॉल प्लस सॉप, यही है, ये उसका फंडा ही यही है। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लॉन्ग चैन ऑफ साल्ट ऑफ फैटी एसिड कॉल्ड सोप। अब देखो क्या है, फैटी एसिड की लंबी चैन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये बोलेंगे हम इसको सॉप। एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड सपोनिफिकेशन, बात वही आ गई, और इस पूरे प्रक्रिया या प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सपोनिफिकेशन। ठीक है। ये कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछा गया है। तो फ्रेंड्स मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोग से कि वीडियो को एंड तक और वीडियो को थोड़ा सा कंसंट्रेट माइंड से देखिएगा। ऐसा नहीं है कि स्किप करके चलिए, ताकि जो भी कंटेंट है देखो कम समय दो लेकिन अच्छे से पढ़ो, बस यही कहना चाहता हूं मैं। और मेरा ये एक चैलेंज रहता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो भी ना देखनी पड़े, एक ही वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो, क्योंकि ये जो समय होता है बहुत ही अनमोल और कीमती होता है। तो समय सबके पास नहीं होता है और ये वक्त सभी को मिलता भी नहीं है। ठीक है। अब सेकंड हाइड्रोजिनेशन की बात करें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन में हमारा क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऐड होता है। तो पहले पॉइंट ये जो है, हाइड्रोजिनेशन इज द रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड ऑयल आर कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड फैट्स। यहाँ पे जो हमारे हाइड्रोजिनेशन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे अनसैचुरेटेड ऑयल कन्वर्ट होते हैं हमारे सैचुरेटेड फैट में। अब ये कैसे हो रहे हैं? बाई पासिंग हाइड्रोजन अंडर प्रेशर। यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को पास कर रहे हैं कुछ प्रेशर देके, और कैटालिस्ट का भी यूज किए हैं एट अ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे कैटालिस्ट का यूज करके, और हम लोग क्या किए, वहां पे हाइड्रोजन गैस को पास किए कुछ प्रेशर का यूज करके, तब जाके हमारा अनसैचुरेटेड आयल सैचुरेटेड में कन्वर्ट्स हो गया। इस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं क्या? हाइड्रोजिनेशन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिक्विड आयल है, H2 गैस यहाँ पे है, और निकल के साथ इसको हाई प्रेशर दिया गया है, तो ये सॉलिड फैट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो इस फंडा या इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनोलाइसिस की बात करें तो हाइड्रोजिनो मतलब हमारा ही यही होता है हाइड्रोजन, और लाइसिस आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि लाइसिस का मतलब हमारा होता है ब्रेकडाउन। ठीक है। अब देखो सो इट इज क्लीवेज रिएक्शन। अब देखो जाहिर सी बात है कि जहां पे कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब कुछ टूट रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं क्लीवेज रिएक्शन। ठीक है। क्योंकि ब्रेकडाउन का दूसरा नाम क्लीवेज ही होता है। तो अगर कहीं क्लीवेज वर्ड आ जाए तो आप लोग डिस्टर्ब ना होइएगा। ठीक है। When fat or oil treated with excess of hydrogen। अब देखो क्या है, जब हम फैट या ऑयल को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं अंडर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमियम कैटालिस्ट। ठीक है। वहां पे कुछ प्रेशर रहेगा और कैटालिस्ट आपका प्रेजेंट रहेगा कॉपर क्रोमियम, एंड गिव ग्लिसरॉल एंड अल्कोहल। तो उस कंडीशन में आपको ग्लिसरॉल और एल्कोहल मिलेगा। जैसे यहाँ पे फैट है, कॉपर क्रोमियम कैटालिस्ट का यूज करके, और अंडर प्रेशर का मतलब 200 ATM प्रेशर आपका लिया गया है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट ग्लिसरॉल और एल्कोहल बन रहा है। इस कंडीशन को हम लोग हाइड्रोजिनोलिसिस बोल सकते हैं। ओके। एंड अब हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ हमारा है रैंसिडिफिकेशन। अब ये देखो रैंसिडिफिकेशन क्या होता है, ऑन लॉन्ग स्टोरेज एंड ड्यू टू एक्सपोज इन एयर। अब देखो क्या है, लंबे समय तक जब आप कोई भी चीज रख देते हैं तो वह एयर के कांटेक्ट में आ जाता है। सनलाइट ऑयल एंड फैट अंडरगो डिकम्पोजिशन। अब देखो क्या है, एयर या सनलाइट के अंडर में वो आ जाता है हमारा जो ऑयल और फैट होता है, इसकी वजह से वह धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है। ठीक है। जैसे अब आप ही सोचो कि कोई भी ऑयल है, आप उसको खुले में रख दो 1 आध महीने, उसके बाद उसको आप देखिएगा तो वो खराब हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो सेम यही प्रोसेस हमारे रैंसिडिफिकेशन में। ठीक है। कि हम अपना फैट या ऑयल अगर खुले में रख देते हैं तो वो वाटर और एयर से रिएक्ट करके वह धीरे धीरे खराब होने लगेगा, डिकम्पोज होने लगेगा। एंड डेवलप सोर टेस्ट एंड अनप्लीजेंट स्मेल, दिस इज कॉल्ड रैंसिडिफिकेशन। तो उस ऑयल में पहले जैसा टेस्ट नहीं रहेगा, उसका जो टेस्ट है वो सोर हो जाएगा और स्मेल थोड़ी सी तीखी स्मेल हो जाएगी। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंसिडिफिकेशन। इट इज केज्ड बाय 2 रिएक्शन। इसमें 2 रिएक्शन होती हैं, एक ऑक्सीडेशन, एक हाइड्रोलाइसिस। तो सेम वही बात है कि ऑक्सीडेशन में हमारा ऑक्सीजन से रिलेटेड, मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा तब ऑक्सीडेशन होगा।
हाइड्रोलिसिस में वाटर से रिलेटेड है, जब वाटर इसमें कोई इधर उधर करेगा तो इस कंडीशन को हम लोग हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। अब यही हमारा रेंसिडिफिकेशन दो प्रोसेस से होता है, एक ऑक्सीडेशन दूसरा हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। एंड अब हम फिफ्थ की बात करें तो हमारा फिफ्थ है सपोनिफिकेशन। व्हेन फैट एंड ऑयल हाइड्रोलाइज्ड विथ NaOH या KOH सो इट फॉर्म ग्लिसरॉल एंड लॉन्ग चेन। जब देखो व्हेन फैट एंड ऑयल हाइड्रोलाइज, अब देखो क्या है, जब NaOH या KOH के प्रेजेंट में फैट और ऑयल को हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमारा बनता है ग्लिसरॉल और उसका एक लॉन्ग चेन बनता है, ठीक है। एंड ऑफ एल्कलिन साल्ट ऑफ फैटी एसिड दैट इज कॉल्ड सॉप एंड दिस प्रोसेस आर कॉल्ड सॉपनिफिकेशन। ये मैं ऑलरेडी आपको बता दिया। इस जो पूरा बन रहा है, इस पूरे बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे फैट प्लस NaOH या KOH के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा सोप और ग्लिसरॉल दो ही चीज बनती है, ठीक है। एंड अब हम लोग फाइनली बात करें, जो 6 नंबर पे हमारा रिएक्शन आता है वह हमारा है ड्राइंग। अब ये देखो ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग का मतलब ओवरऑल देखा जाए नॉर्मल वर्ड में किसी भी चीज का सूख जाना, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ड्राइंग। When highly unsaturated fatty acid exposed in air, जब कोई highly unsaturated fatty acid होता है, एयर में एक्सपोज होता है, they undergo oxidation and polymerization to form the waterproof। तो जाहिर सी बात जब उसको एयर में मतलब एक्सपोज होगा तो उसका ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन जरूर होगा, और जब ये होगा तो ये एक थिन वाटर प्रूफ लेयर बना लेता है। फिल्म का मतलब वही लेयर होता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग आयल। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ड्राइंग, और इसी कंडीशन या रिएक्शन को हम बोलते हैं ड्राइंग। एग्जाम्पल की बात करें तो लिंसीड आयल होता है इसका एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन नंबर 2 या 2 की बात करें तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन आयोडीन वैल्यू, राइट इट्स प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन वैल्यू, एसिड वैल्यू या RM वैल्यू और सपोनिफिकेशन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू 7 नंबर में पूछ सकता है, सपोनिफिकेशन भी 7 नंबर पूछेगा, बाकी एसिड वैल्यू RM वैल्यू ये 2 मार्क्स में पूछते हैं, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे तैयारी करवाएंगे 7 या 10 के अकॉर्डिंग। बाकी अगर 2 पूछता है, 7 और 7 पूछता है, 10 पूछता है तो आप उस अकॉर्डिंग लिख के आइएगा जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। बट यहाँ पे आपको मिलेगा फुली सॉल्व एंड टोटल कॉन्टेंट, ठीक है। अब आयोडीन वैल्यू की बात करें, ये आयोडीन वैल्यू क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग ये व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जहाँ पे आपको नोट्स और रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं, ठीक है। तो और उसका लिंक आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया गया है। वहाँ से आप इजी में क्या करेंगे, आप ये ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट भी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। आयोडीन वैल्यू की बात करें तो आयोडीन वैल्यू इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन रिक्वायर्ड एब्जॉर्ब ऑफ 100 ग्राम अनसेचुरेटेड फैट ऑयल। 100 ग्राम अनसेचुरेटेड फैट या ऑयल जो है वो कितने ग्राम आयोडीन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और एब्जॉर्ब करके वो कन्वर्ट उनको कर रहा है सैचुरेटेड फैट और ऑयल में, उसी को हम लोग बोलते हैं आयोडीन वैल्यू। और ये रिएक्शन की बात करें तो अनसैचुरेटेड फैट या ऑयल हमारा आयोडीन कितना एक्सेप्ट कर रहा है, तब जाके वह सैचुरेटेड फैट और ऑयल बना रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं आयोडीन वैल्यू। अब बाकी आगे अभी आपका डाउट अच्छे से क्लियर होगा फार्मूला प्रोसीजर वगैरह के साथ। द डिग्री ऑफ अनसेचुरेटेड ऑफ फैट ऑयल इज मेजर्ड बाई आयोडीन वैल्यू। अब देखो क्या है, ये जो डिग्री होती है अनसेचुरेशन की, मतलब फैट और ऑयल के अनसेचुरेशन की, उसको हम लोग मेजर्ड करते हैं आयोडीन वैल्यू, मतलब उसी को ही बोला जाता है। प्रिंसिपल की बात करें तो इट इज डिटरमाइंड बाई ट्रीटिंग द गिवन सैंपल ऑफ फैट ऑयल विथ आयोडीन। ये क्या है, इसकी अगर प्रिंसिपल की बात करें, इट इज डिटरमाइंड बाई ट्रीटिंग द गिवन सैंपल ऑफ फैट और ऑयल विथ आयोडीन। जो आपको सैंपल दिया गया है फैट और ऑयल का, उसको हम ट्रीट कराएंगे अपने आयोडीन के साथ। यही इसका प्रिंसिपल, मतलब इसी पूरा ये बेस्ड होगा। अब इसकी प्रोसीजर की बात करें, प्रोसीजर का मतलब ये है कि हम सारी चीजें अपने लैब में करेंगे कैसे, और प्रोसीजर इसका लिखेंगे कैसे अगर एग्जाम में आ जाता है तो। अब देखो क्या है, पहले विच मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। विच से एक साइंटिस्ट है जो ये मेथड दिए हैं। इन दिस मेथड आयोडीन मोनोक्लोराइड यूज इन एसिटिक एसिड। अब देखो ICl जो है इसको हम लोग एज एसिटिक एसिड यूज करते हैं इस मेथड में, मतलब विच मेथड में। इट इजिली कंबाइन विथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन फैट एंड ऑयल। अब देखो क्या है, इसमें मतलब इसको हम लोग आसानी से कंबाइन भी कर सकते हैं फैट और ऑयल के साथ, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अदर अनरिएक्टेड आयोडीन इज देन कैलकुलेटेड, और जो बचा है आयोडीन उसको फिर हम कैलकुलेट करेंगे बाय द एडिशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करके। एंड टाइट्रेशन विथ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट यूजिंग स्टार्च इंडिकेटर। और उसके बाद ऐड करने के बाद हम लोग टाइट्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे, और टाइट्रेशन में हमारा एक इंडिकेटर भी यूज होगा जिसका नाम रहेगा सोडियम थायोसल्फेट यूजिंग स्टार्च इंडिकेटर रहेगा, और सोल्यूशन हमारा सोडियम थायोसल्फेट रहेगा।
अब ये देखना, तो ICl जो आपका मतलब यूज नहीं होगा और पोटेशियम आयोडाइड यूज होगा, जो बनाएगा KCl प्लस I2 बनाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आफ्टर दैट ब्लैंक टाइट्रेशन आल्सो परफॉर्म विद द सेम कंडीशन, उसके बाद हम लोग एक ब्लैंक टाइट्रेशन भी परफॉर्म करवाना होगा उसी कंडीशन में, तब जाके कहीं आपको आयोडीन वैल्यू पता चलेगी। अब आयोडीन वैल्यू निकालने के लिए इसका फार्मूला है A-B इंटू 1.27/W, ठीक है। अब यहाँ पे A का मतलब ये है रीडिंग ऑफ ब्लैंक टाइट्रेशन, मैं बाद में जो बोला कि आपको एक खाली टाइट्रेशन भी करना पड़ेगा, तो ब्लैंक टाइट्रेशन की रीडिंग लेना है। एंड बी का रीडिंग आप एक्चुअल टाइट्रेशन, एक्चुअल में टाइट्रेशन क्या हो रहा है, और डब्ल्यू क्या है, फैट या ऑयल का सैंपल वेट, ठीक है, मतलब सैंपल का वेट ओवरऑल देखा जाए तो सैंपल का वेट है। अब इसके सिग्निफिकेंस की हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो पूरी टॉपिक हमें ये पूरा कंटेंट ही कवर करना होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो आयोडीन वैल्यू टेल्स अबाउट द डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड प्रेजेंट इन फैट एंड ऑयल। अब देखो क्या है, फैट और ऑयल में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को ये बताता है, हमारा जो आयोडीन वैल्यू है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को बताता है हमारे फैट और ऑयल में। मतलब हैशटैग बना के मैं इसका मतलब भी लिखा हूं, मीन्स हाउ मच डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन फैट एंड ऑयल, हमारे फैट और ऑयल में कितने ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। हाई अनसैचुरेशन तो हाई रेंसिडिटी, अगर ज्यादा अनसैचुरेशन उसमें दिखेगा तो रेंसिडिटी भी उतने ज्यादा रहेगी, तो मतलब ज्यादा अनसैचुरेटेड वाले हमारे फैट या ऑयल बहुत तेजी से खराब भी होते हैं, आज हमको ये पता चल गया, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट की बात करें सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है। अब देखो फैट या ऑयल होते हैं और बेस हमारे होते हैं, मतलब बेस में आप KOAH और NaOH भी ले सकते हैं। अब जब हम इसका सपोनिफिकेशन कर रहे हैं तो आपको सॉप और ग्लिसरॉल बनते दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड अब हम आगे इसकी पूरी प्रोसेस समझेंगे। सो सपोनिफिकेशन वैल्यू डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ mg ऑफ KOH या NOH रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट या ऑयल इनटू ए सोप। अब देखो क्या है, यहाँ पे हमको KOH या NOAH कितना जरूरी होता है 1 ग्राम फैट और ऑयल को सोप में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं सपोनिफिकेशन। अब इसकी प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। द फैट एंड ऑयल सैंपल इज सपोनिफाई बाय रिफ्लेक्सिंग, मतलब बॉइलिंग विथ नॉन एक्सेस अल्कोहलिक KOH सोल्यूशन, ठीक है, जहां पे आपका सॉप बन रहा है, ये वाली प्रोसेस है पहला। दूसरा क्या है, आफ्टर दैट रिमेनिंग KOH इज टाइट्रेटेड, अब जो आपका KOH बचा है अब उसको टाइट्रेट करो 0.1 नॉर्मल HCl के साथ, मतलब एक सैंपल टाइट्रेशन करना आपको। एड अ ब्लैंक टाइट्रेशन परफॉर्म विद सेम क्वांटिटी ऑफ KOH, और बगल में आपको क्या है, ब्लैंक टाइट्रेशन भी करना है और KOH की क्वांटिटी सेम ही करना है एट द सेम टाइम, उसी समय पे, एंड अंडर सेम कंडीशन, वही टाइम भी रहेगा और वही कंडीशन भी रहेगा, ठीक है, बट करना है आपको ब्लैंक टाइट्रेशन। तब उसके बाद आप फार्मूले को अप्लाई करेगा, वॉल्यूम ऑफ KOH रिक्वायर्ड बाय फैट सैंपल, ठीक है, इक्वल टू आपका ब्लैंक रीडिंग माइनस टेस्ट सैंपल रीडिंग। अब सपोनिफिकेशन वैल्यू निकालने के लिए आपको फार्मूला, कभी कभी 2 मार्क्स में केवल फार्मूला ही पूछ लेता है, तो 56.1 इंटू VB इक्वल टू VA इंटू N रहेगा, इसका फार्मूला अपान वेट रहेगा। अब सबका हम मतलब समझ लेते हैं। 56.1 क्या है, KOH का मॉलिक्यूलर वेट है आपका, VB मतलब ब्लैंक टेस्ट माइनस कंज्यूम वैल्यू अपॉन 0.1 नॉर्मल HCl है, VA मतलब टेस्ट सैंपल माइनस कंज्यूम वैल्यू ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl है, N इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ HCl है, और W क्या है, वेट ऑफ फैट या ऑयल। अब देखो मैं एक बात आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये केमिस्ट्री है, यहाँ पे आपको कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी जो समझाई नहीं जा सकती और आपको उसे क्या करना है, केवल रटना है, ठीक है, और एग्जाम टाइम है, आपको पता भी होगा कि अब हमें समझना है कि अच्छे से रट के पास होना है, ठीक है, आप उतने समझदार हो। अब प्रोसीजर की बात करें, अब देखो यहाँ पे प्रोसीजर की बात करें, ऐड 2 ग्राम फैट या ऑयल इन अ कोनिकल फ्लास्क, किसी भी कोनिकल फ्लास्क में सबसे पहले हम 2 ग्राम फैट या ऑयल ले लेंगे। ऐड 25 ml ऑफ एल्कोहलिक KOH एंड बॉयल 1 आवर अंडर कंडेंसर। अब देखो क्या है, 25 ml एल्कोहलिक KOH लेना है और 1 घंटे तक कंडेंसर के हेल्प से उसको गर्म कर देना है। सो सॉफ्ट विल फॉर्म, तो वहीं पे आप देखोगे कि साबुन आपको बनते दिखाई देगा, बट स्टिल एक्सेस KOH रिमेन, लेकिन जो मतलब ज्यादा KOH रहेगा वो वहीं पे बच जाएगा, ठीक है। बाकी अब आगे देखिए, आगे हमारा मतलब इसके ये जो फार्मूला वगैरह है ये आपको मिलेगा, ठीक है। ऐड 1 ml फेनोप्थिलीन, अब आपको क्या करना है, 1 ml फेनोप्थिलीन भी ऐड करना है, एंड टाइट्रेट एक्सेस KOH विथ 0.5 नॉर्मल HCl। तो जब आप 1 ml फेनोप्थिलीन ऐड करिए, उसके बाद जो एक्सेस KOH है उसको 0.5 नॉर्मल HCl के साथ टाइट्रेंट मतलब टाइट्रेशन करवाइए, तो रिजल्ट जो मिलेगा आप उसको कैलकुलेट करिए, ठीक है, आप उतने आप समझदार हो गए हैं। अब देखो क्या है, वॉल्यूम ऑफ KOH रिक्वायर्ड बाय फैट सैंपल, ठीक है, यहाँ पे फैट का आप सैंपल दिया गया है, ब्लैंक टाइट्रेशन रीडिंग माइनस एक्चुअल टेस्ट सैंपल रीडिंग, दोनों को आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, जो भी वैल्यू है आपकी आ जाएगी। अब एप्लीकेशन या सिग्निफिकेंस की बात करें, कभी कभी 2 मार्क्स में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको बिना स्किप किए अच्छे से माइंड लगा के देखिएगा, ठीक है। अब देखो, इट डिटरमाइन
एवरेज वेट ऑफ फैट एंड ऑयल, ये क्या करता है, किसी भी फैट और ऑयल के एवरेज वेट को डिटरमाइन कर लेता है। सेकेंड पॉइंट इसकी अगर बात करें तो इट आल्सो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ कार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड। अब आपको मैं पहले बताया कि फैटी एसिड में कार्बन की चेन लंबी होती है, तो इस लंबाई को ये बता देता है, ठीक है, जो हमारे ऑयल और फैट में होते हैं, ठीक। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अब एसिड वैल्यू और आरएम वैल्यू की हम बात करें, ये एसिड वैल्यू क्या होता है। एसिड वैल्यू इज द मेजरमेंट ऑफ फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन फैट और ऑयल। हमारे फैट और ऑयल में फ्री फैटी एसिड कितने प्रेजेंट होते हैं, ये मेजर करने के लिए हम लोग एसिड वैल्यू का यूज करते हैं, ठीक है। तो फैटी एसिड प्लस अल्कोहल हमारा क्या बनाता है, फैट और ऑयल। अब हैशटैग लगा के पॉइंट जो लिखा गया है उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। एसिड वैल्यू इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट। अब देखो 1 ग्राम फैट में फ्री फैटी एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हमको कितना मिलीग्राम KOH चाहिए होता है, ये हमारा बताता है एसिड वैल्यू, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन नंबर। इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें मतलब कितने मिलीग्राम KOH चाहिए होता है 1 ग्राम फैट को न्यूट्रल करने के लिए, इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन नंबर भी या तो एसिड नंबर भी बोला जाता है। कभी कभी 2 मार्क्स में आपका नाम से अलग अलग नाम से पूछ सकता है, एसिड नंबर या न्यूट्रलाइजेशन नंबर, तो आप लोग डाइवर्ट पक्का ना होएगा, आप लोग वही लिख के आएगा एसिड वैल्यू है, ठीक है। अब आरएम वैल्यू की हम लोग बात कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ ml ऑफ 0.1 नॉर्मल KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज वेपर ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड अपीयर ऑन हीटिंग 5 ग्राम ऑफ फैट। अब यहाँ पे देखो कुछ अलग मामला होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हीट अप्लाई करेंगे और इसमें 5 ग्राम फैट रहेगा, ठीक है। और आपको कितना 0.1 नॉर्मल KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज वेपर ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड अपीयर द ये हीटिंग ऑफ 5 ग्राम फैट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कितना रिक्वायर्ड हो रहा है तब जाके ये 5 ग्राम फैट वोलेटाइल ऑयल में वोलेटाइल फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं आरएम वैल्यू। आरएम वैल्यू यू टू डिटरमाइन वोलेटाइल नेचर ऑफ फैट एंड ऑयल। ये क्या करता है, अब किसी भी फैट या ऑयल को अब अगर वोलेटाइल नेचर को चेक करना है तो हम आरएम वैल्यू का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से डाउट क्लियर हुआ होगा। तो एंड अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे यूनिट नंबर 4 का, ठीक है। जैसा कि आप स्टार्टिंग में देखें कि ये जो सीरीज है यूनिट नंबर 3, 4, 5 तीनों कवर होगा, तो हमारे 3rd यूनिट कवर हो चुकी है। अब 4th की बात करते हैं। डिस्कस इन डिटेल अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन ऑफ नेप्थलीन, ठीक है। यहाँ पे आपको नेप्थलीन की सारी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेप्थलीन का थोड़ा सा इंट्रो। नेप्थलीन का जो फार्मूला होता है C10H8 होता है। नेप्थलीन इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्यूजन ऑफ ए पेयर ऑफ बेंजीन रिंग। अगर देखा जाए तो इसको हम लोग डेराइव्ड किए हैं, इसमें बेंजीन रिंग का पेयर होता है, पेयर का मतलब जोड़ा होता है, एक बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग, 2 आपको दिख रहा है। सेकंड पॉइंट की बात करें, कार्बन कार्बन बॉन्ड इन नेप्थलीन नॉट हैव सेम लेंथ। नेप्थलीन में जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड होती है ना, वो सेम लेंथ पे नहीं होती है। अब इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, ये बना कैसे है। फर्स्ट में जो है, पहली बात तो हम इसको पेट्रोलियम से भी बना सकते हैं, फ्रॉम पेट्रोलियम। when petroleum passed over copper catalyst at 680 degree centigrade give naphthalene and methyl naphthalene। अब देखो when petroleum passed over copper catalyst, ये जो हमारा पेट्रोलियम होता है, ठीक है, जब कॉपर कैटालिस्ट के प्रेजेंट में 680 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको सप्लाई किया जा रहा है, तो हमारा नेप्थलीन और मेथिल नेप्थलीन बन रहा है, ठीक है। एंड मेथिल नेप्थलीन एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड विथ H2 अंडर रिड्यूस प्रेशर गिव नेप्थलीन। आप क्या करेंगे, जो मेथिल नेप्थलीन हमारी बनी है इसको क्या करेंगे, 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे H2 के साथ मतलब हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस प्रेशर करके हम क्या करना है, थोड़ा सा हीट कर देना है, ठीक है। तो आपका फिर नेप्थलीन बन जाएगा। अब हावर्थ सिंथेसिस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, ये अलग से 7 मार्क्स में पूछ लेता है कि राइट द हावर्थ सिंथेसिस ऑफ नेप्थलीन। तो बात आ गई, इसमें कवर हो जाएगा आपका वो वाला क्वेश्चन। दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 5 स्टेप। ओवरऑल देखा जाए तो ये 5 स्टेप की रिएक्शन होती है, ठीक है। अब 5 स्टेप आप बहुत ध्यान से ही देखिएगा। स्टेप 1 में हमारा क्या किया जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। पहले में क्या होता है, हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है, ठीक है। तो बेंजीन एंड सक्सिनिक एनहाइड्राइड आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखो एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंट में बेंजीन और सक्सिनिक एनहाइड्राइड को यहाँ पे हीट किया गया टू फॉर्म 3 बेंजोइल प्रोपोनिक एसिड। तो क्या बन रहा है आपका, 3 बेंजोइल प्रोपायनिक एसिड बन रहा है। कब बन रहा है, जब बेंजीन और सक्सिनिक एनहाइड्राइड को AlCl3 के प्रेजेंट में गर्म कर रहे हैं, तो 3 बेंजोइल प्रोपोनिक एसिड बन रहा है। पहली स्टेप तो ये है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। अब हम सेकंड, बहुत ही ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि ये POC है। थोड़ा सा अभी आपको समझ में आ जाएगा, फिर 15 मिनट बाद आप भूल जाओगे। मेरा
चैलेंज या गारंटी समझो, कुछ भी समझो, बाकी आपके माइंड के ऊपर है। आपको अगर दिमाग में सेट हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड सेकंड की बात करें, स्टेप सेकंड का क्लीमेंसन रिडक्शन। अब क्लीमेंसन रिडक्शन की बात करें तो 3 बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड इज ट्रीटेड विथ अमलगेट जिंक। अब जो वहां पे 3 बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड मिला था पहले स्टेप में, अब उसमें हम क्या करेंगे, ये अमलगेटेड जिंक ऐड करेंगे, किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में। तब आपका क्या बनेगा, 4 फेनिल ब्यूटोनिक एसिड। अब देखो क्या है, 3 बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड के साथ हम लोग अमलगेटेड जिंक ऐड कर रहे हैं HCl के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बन रहा है, 4 फेनाइल ब्यूटोनिक एसिड बन रहा है। अब इसी 4 फेनाइल ब्यूटोनिक एसिड के साथ देखो फिर कुछ होने वाला है, स्टेप थर्ड में होगा, लेकिन रिंग क्लोजर रिएक्शन होगा। तो 4 फेनाइल ब्यूटोनिक एसिड इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड गिव अल्फा टेट्रालोन। ये जो 4 फेनाइल ब्यूटानिक एसिड है उसको हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म करेंगे, तो हमारा बनेगा अल्फा टेट्रालोन। क्या बनेगा फ्रेंड्स, अल्फा टेट्रालोन। अब देखो जो डी वाला आता है, डी का मतलब स्टेप नंबर 4 में जो अल्फा टेट्रालोन आता है, ये अब इसका हमको क्या करवाना है, क्लीमेंसन रिडक्शन। आपको स्टेप याद किए रहेगा यार, आराम से आपका पेपर क्लियर होगा, ठीक है। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है, अल्फा टेट्रालोन इज ट्रीटेड विद अमलगेटेड जिंक एंड HCl टू गिव टेट्रालिन। अब देखो ये जो अल्फा टेट्रालोन है, इसमें अमलगेटेड जिंक और HCl के साथ इसको जब हम ट्रीट करवाएंगे तब जाके हमको टेट्रालिन मिलेगा। अब देखो धीरे धीरे आपके वो बन रहा है एंथ्रासिन, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है कि ये स्टेप नंबर 5 अगर देखा जाए तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। अब क्या है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में टेट्रालिन हीटेड विद पैलेडियम कैटलिस्ट टू गिव नेप्थलीन। तो सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे मैं ये एंथ्रासिन बोल दिया था, बट यहाँ हमारा बन रहा है नेप्थलीन। तो टेट्रालिन इज हीटेड विथ पोलाडियम PD कैटालिस्ट टू गिव नेप्थलीन। अब ये जो टेट्रालिन है ये पोलाडियम के प्रेजेंस में जब इसको हीट किया जाएगा तो तुरंत हमारा नेप्थलीन और H2 बनेगा। तो नेप्थलीन हमको लेना है, H2 को छोड़ देना है, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ हावर्थ सिंथेसिस। अब इनके हम केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। अब देखो केमिकल रिएक्शन पे आप लोग पूरा फोकस बनाइएगा। केमिकल रिएक्शन मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रेशन का। नाइट्रेशन में क्या होता है, नेप्थलीन गिव 1 नाइट्रोनेप्थलीन व्हेन रिएक्टेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट 660 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेप्थलीन गिव 1 नाइट्रोनेप्थलीन व्हेन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नेप्थलीन को हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे H2SO4 के प्रेजेंस में 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो हमारा 1 नाइट्रोनेप्थलीन बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नेप्थलीन अंडरगो एसाइलेशन विद एसिटिल क्लोराइड एंड एल्युमिनियम क्लोराइड इन कार्बन डाइसल्फाइड टू गिव 1 एसिटिल नेप्थलीन। अब देखो क्या है, नेप्थलीन जो हमारे होती है ये क्या है, एसाइलेशन होगा एसिटिल क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, और तो हमारा क्या मिलेगा, 1 एसिटिल नेप्थलीन मिलेगा, ठीक है। एंड अब हम लोग नेक्स्ट की एल्काइलेशन की बात करें, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, तो इसमें क्या है, नेप्थलीन अंडरगो एल्काइलेशन विद एल्किल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड टू गिव 2 एल्किल नेप्थलीन। तो नेप्थलीन एल्किल हैलाइड जब दोनों रिएक्ट करते हैं AlCl3 के प्रेजेंस में, तो हमारा 2 एल्किल नेप्थलीन बनता है, ठीक है। अब रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन हमारा क्या होता है, नेप्थलीन व्हेन रिएक्ट विद सोडियम। जब नेप्थलीन हमारा सोडियम के साथ रिएक्ट करता है एंड एथाइल अल्कोहल एट 78 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज रिड्यूस टू 1,4 डाइहाइड्रोनेप्थलीन। अब देखो नेप्थलीन ये क्या है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसको रिड्यूस मतलब गर्म किया जाता है, और यहाँ पे सोडियम के साथ ही रिएक्ट ही कर रहा है और एथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वहां पे हमारा बन रहा है 1,4 डाइहाइड्रोनेप्थलीन, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, गिव हावर्थ सिंथेसिस ऑफ फिनेंथ्रीन या एंथ्रासिन, ठीक है। ये हावर्थ सिंथेसिस एक तो जरूर पूछेगा नंबर 4 से, ये कंफर्म बात है। तो हावर्थ सिंथेसिस आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा। तो इसमें हम बात कर रहे हैं फिनेंथ्रीन का। अब देखो ये फिनेंथ्रीन की मैटर क्या है, फिनेंथ्रीन इज एन आइसोमर ऑफ एंथ्रासिन। ये एंथ्रासिन का क्या है, हमारा आइसोमर है। इट मे बी ऑब्टेन अलोंग विद एंथ्रासिन फ्रॉम द ग्रीन ऑयल फ्रैक्शन ऑफ अ कोलतार। कोलतार के जो ग्रीन ऑयल का जब फ्रैक्शन किया जाता है तब जाके हमारा ये फिनेंथ्रीन मिला था, जिसमें 3 बेंजीन रिंग फ्यूज होती हैं, ठीक है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 3 बेंजीन रिंग इसमें फ्यूज होती हैं। अब हम इसका हावर्थ सिंथेसिस देख लेते हैं। हावर्थ सिंथेसिस मतलब आपको पता भी होगा कि 5 ही स्टेप में होता है हावर्थ सिंथेसिस हमारा। तो जो पहला स्टेप है, इट इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट
ऑफ नेप्थलीन विथ सक्सिनिक एनहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म नेप्थोइल प्रोपियोनिक एसिड। मतलब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन यहाँ पे हो रहा है, तो नेप्थलीन और सक्सिनिक एनहाइड्रेट दोनों ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा नेप्थोइल प्रोपियोनिक एसिड बन रहा है। तो फ्रेंड थोड़ा ये जो नाम है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया है, तो आप लोग भी थोड़ा मैनेज करिएगा और अच्छे से इसको पढ़िएगा, बस मैं यही कहूँगा आपसे। एंड सेकंड स्टेप जो है ये है देन नेप्थोल प्रोपियोनिक एसिड। ये जो आपका नेप्थोल प्रोपियोनिक एसिड बना है ट्रीट विथ अमलगेटेड जिंक। ये क्या है, अमलगेटेड जिंक के साथ फिर ट्रीट करेगा किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में, तब जाके हमको नेप्थोइल ब्यूटारिक एसिड मिलेगा। तो सेकंड स्टेप हमारा सीधा यही बोलता है कि नेप्थोइल प्रोपियोनिक एसिड ये जिंक अमलगेटेड के साथ और HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो हमारा नेप्थिल ब्यूटारिक एसिड बनाएगा। ठीक है, अब देखो ये नेप्थिल ब्यूटारिक एसिड हमारे क्या करते हैं स्टेप थर्ड में, नाउ नेप्थोइल ब्यूटारिक एसिड हीटेड विद H2SO4 टू गिव 1 कीटो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन। मतलब रिंग क्लोजर रिएक्शन यहाँ पे होगा ना, तो नेप्थिल ब्यूटारिक एसिड जो है ये H2SO4 के प्रेजेंस में जब हम गर्म करेंगे तो हमारा 1 कीटो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन बनेगा। मतलब रिंग यहाँ पे क्लोज हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं रिंग क्लोजर रिएक्शन। अब फोर्थ की बात करें तो फोर्थ हमारा आ जाता है अल्फा सल्फेन 1 कीटो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन इज ट्रीटेड विद अमलगेटेड जिंक। ये क्या है, अमलगेटेड जिंक के साथ जब इसको ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और HCl के प्रेजेंस में टू गिव, फिर आपको क्या मिलेगा 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन मिलेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, 1 कीटो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन। अब देखो जब जिंक अमलगेटेड और HCl के प्रेजेंस में ट्रीट कर रहा है तो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन आपका यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब देखो उसी से क्या है 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन से हमारा बनेगा फिनेंथ्रीन। मतलब नाउ 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन हीटेड विद पोलेडियम टू यील्ड फिनेंथ्रीन। अब पोलेडियम साइज को जब गर्म करेंगे तो हमारा फिनेंथ्रीन आराम से बन जाएगा। ये था इसका फिनेंथ्रीन का हावर्थ सिंथेसिस। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव स्ट्रक्चर सिंथेसिस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डाइफेनाइल मेथिन। अब देखो डाइफेनाइल मेथिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करेंगे डाइफेनाइल मीथेन का। अब ये डाइफेनाइल मीथेन हमारा क्या होता है, अब इसके सिंथेसिस में देखो क्या है, ये इसका ऊपर स्ट्रक्चर दिया गया है, 2 रिंग है आपस में, बीच में CH2 लगा हमारा। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मतलब डाइफेनाइल मीथेन इज प्रिपेयर्ड बाय फ्रीडल क्राफ्ट कंडेंसन। ठीक है, बिटवीन बेंजिल क्लोराइड एंड बेंजीन। बेंजिल क्लोराइड और बेंजीन के बीच में जब कंडेंसन होता है तब हमारा क्या है, ये बनता है आपका डाइफेनाइल मीथेन। तो बेंजिल क्लोराइड प्लस बेंजीन दोनों ऐड होंगे LCl3 के प्रेजेंस में तो हमारा डाइफेनाइल मीथेन बनता है। ठीक है, बाकी अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। हमारा स्टेप नंबर जब सेकंड आता है तो सेकंड हमारा है फ्रॉम बेंजीन। हम इसको क्या करते हैं, बेंजीन से भी बना सकते हैं। अब देखो हमारे बेंजीन में क्या होता है, डाइफेनाइल मीथेन इज आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ बेंजीन। यहाँ पे बेंजीन के आपको 2 मोल्स लेने पड़ेंगे एंड डाइक्लोरोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे बेंजीन और डाइक्लोरोमीथेन मतलब बेंजीन 2 मोल रहेगा, डाइक्लोरोमीथेन रहेगा, AlCl3 के प्रेजेंट में डाइफेनाइल मीथेन तब आपका बनेगा। थर्ड क्या है, बेंजोफिनोन से भी आप बना सकते हैं। तो डाइफेनाइल मीथेन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजोफिनोन विच इज रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट फास्फोरस एंड हाइड्रोएडिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजोफिनोन है और आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट फास्फोरस, रेड हॉट फास्फोरस के प्रेजेंस में, और तब जाके आपको क्या बनेगा, डाइफिनाइल मीथेन बनेगा। ठीक है, ये जितनी भी रिएक्शन आप लोग अपने रफ कॉपी 5-6 बार लिख के एक बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा और ये मेरा चैलेंज है कि आपको अच्छे से आ भी जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट से क्या है, डाइफेनाइल मीथेन इज प्रिपेयर्ड बाय ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट मतलब ग्रिगनार्ड रिएजेंट और बेंजिल क्लोराइड दोनों को ऐड जब हम करते हैं तब जाके हमारा डाइफेनाइल मीथेन बनता है। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस मतलब क्या है, इसकी महत्वपूर्णता क्या है। इट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ मेथिलीन डाइफेनाइल डाइसोसाइनेट विच इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन एंड एन इंडस्ट्रियल स्टैंड एडेसिव। अब देखो मेनली इसका यूज हम लोग करते हैं मेथिलीन डाइफेनाइल डाइसोसाइनेट बनाने में, और ये यूज हमारा होता है पॉलीथीन में और इंडस्ट्रियल स्टैंड एडेसिव में यूज होता है। ठीक है, पन्नी बनाने में देखा जाए तो इसका यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड, एकदम बिल्कुल नॉर्मल वर्ड में जा रहा हूँ। ठीक, एंड अब हम नेक्स्ट में यूनिट नंबर 5th आती है, 5th और लास्ट यूनिट आपकी आती है। तो फ्रेंड्स अगर अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए यार, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो को है आप तक पहुंचती रहे और आप एस फार्मा का अच्छे से यूटिलाइज करते रहो। ठीक है,
एंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है वह है एक्सप्लेन बायर स्ट्रेन थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन। ये बायर स्ट्रेन थ्योरी क्या होती है और इसके लिमिटेशन क्या होते हैं, अब हम उसकी बात करने वाले हैं। तो अच्छे से हेडिंग बनाइएगा आप लोग, बायर स्ट्रेन थ्योरी। अब देखो ये बायर स्ट्रेन थ्योरी क्या होती है। एडोल्फ बायर प्रपोज्ड इन 1895 एंड ही गेट नोबेल प्राइज फॉर दिस थ्योरी इन 1905। अब ये जो बायर स्ट्रेन थ्योरी है इसको दिए थे, प्रपोज किए थे ये एडोल्फ बायर कब, 1885 में। और उसी अपने थ्योरी पे वो नोबेल प्राइज भी जीत के लाए थे 1905 में। ठीक है, तो जो 85 में थ्योरी पास की लेकिन नोबेल प्राइज मिला 1905 में। तो फ्रेंड्स हमको यहाँ से एक मोटिवेशन मतलब सीख मिलती है कि हमें जीवन में धैर्य और सब्र दो चीज कभी नहीं खोनी चाहिए, ये प्रॉपर बनाई रहनी चाहिए। ठीक है, तो एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग फ्यू साइक्लोएल्केन। ये क्या किए कि कुछ साइक्लोएल्केन के स्टेबिलिटी को ये क्या किए, मतलब वो एक्सप्लेन किए। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द नॉर्मल एंगल बिटवीन पेयर ऑफ ए कार्बन एटम इज 109 डिग्री 0.28। ठीक है, ये यही बताते हैं कि 109 डिग्री 28 का एंगल बनता है। ठीक है, दो पेयर के बीच में। नाउ द एज्यूम्ड दैट ऑल साइक्लोएल्केन आर प्लानर, स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन डिपेंड अपॉन एंगल स्ट्रेन। सब साइक्लोएल्केन प्लानर होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी प्लानर होती है और ये एंगल स्ट्रेन पर डिपेंड होते हैं। तो मतलब ये है कि एंगल स्ट्रेन जितना बढ़ेगा स्टेबिलिटी हमारी उतनी घटेगी। ठीक है, इन साइक्लोएल्केन, अगर साइक्लोएल्केन में देखा जाए तो मोर एंगल स्ट्रेन मोर अनस्टेबल। तो अगर एंगल स्ट्रेन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी घटेगी, मतलब मोर अनस्टेबल होंगे। ठीक है, बात वही लिखा गया है। एंगल स्ट्रेन क्या होता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इट इज एंगल डिफरेंस बिटवीन डिजायर्ड एंगल एंड एक्चुअल एंगल। ये क्या है, दो बीच के मतलब दो एंगल के बीच का ये एंगल डिफरेंस है, मतलब डिजायर्ड एंगल और एक्चुअल एंगल। एंगल स्ट्रेन का फार्मूला देखा जाए तो हाफ इंटू डिजायर्ड एंगल माइनस एक्चुअल एंगल। ठीक है, तो मतलब हाफ इक्वल टू ये हमारा जो डिजायर्ड एंगल है 109 डिग्री 0.28 है, तो यहाँ पे उसका वैल्यू रख दिया गया है और यहाँ पे एक्चुअल एंगल। ठीक, अब एग्जाम्पल की बात करें हम तो हमारा आ जाता है साइक्लोप्रोपेन। अब देखो साइक्लोप्रोपेन का हमें निकालना है तो डिजायर्ड एंगल हमें पता है और एक्चुअल एंगल भी हमें पता है। अब इसी फार्मूले में फटाक से रखो और तुरंत कैलकुलेट करके आप लोग आंसर निकाल दो। ठीक है, अब इसी के बेस्ड पे मैं आगे बहुत एग्जांपल लेके आया हूँ। आप जब एग्जांपल समझोगे तो अच्छे तरीके से आपका डाउट क्लियर ही हो जाएगा। अब यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन का भी एग्जाम्पल लिया गया है, ये आपका फिगर दिख रहा है। एंगल स्ट्रेन अब हमें फाइंड करना है तो इसका जो फार्मूला आप लोग देख ही रहे हैं, एक्चुअल एंगल माइनस डिजायर्ड एंगल। एक्चुअल हमारा ये है, डिजायर्ड हमारा 90 है, दोनों का माइनस किए तो हमारा वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह आप साइक्लोपेंटेन में भी रखे हैं। केवल आपको क्या करना है कि एक्चुअल एंगल पता है, डिजायर्ड आपको फाइंड करना है और डिजायर्ड फाइंड करके तुरंत आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना फार्मूले में, तुरंत आंसर लाना है। ठीक है, कभी कभी 2 मार्क्स में ये सब पूछ लिया जाता है ऐसा कि न्यूमेरिकल के टाइप से। ठीक है, अब हम इसके लिमिटेशन की बात कर लेते हैं कि इसका लिमिटेशन क्या रहा होगा। दिस थ्योरी ओनली अप्लाई ऑन द लोअर साइक्लोएल्केन। ये जो थ्योरी है ये लोअर साइक्लोएल्केन्स के लिए ही केवल अप्लाई की गई थी। बायर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन इन लार्जर रिंग सिस्टम। बड़े रिंग सिस्टम में ये जो वायर है ये एंगल स्ट्रेन पे कौन सी इफेक्ट आ रही है ये फाइंड नहीं कर पाए, इसलिए थोड़े से वो फेल होने लगे वहां पे। अकॉर्डिंग टू बायर साइक्लोपेंटेन, अब देखो बायर के अकॉर्डिंग साइक्लोपेंटेन शुड बी मच स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन। अब जो साइक्लोपेंटेन होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है साइक्लोहेक्सेन से, बट प्रैक्टिकली इट इज रिवर्स। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल देखोगे तो ये जस्ट उल्टा होगा, मतलब क्या है, अपवाद, एक्सेप्शन है ये सब। साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन। साइक्लोहेक्सेन ही ज्यादा स्टेबल है साइक्लोपेंटेन से। सो हायर साइक्लोएल्केन आर नॉट फॉलो दिस रूल। तो जो हायर साइक्लोएल्केन है ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। दे डू नॉट गिव रिंग ओपनिंग रिएक्शन, ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन में नहीं दे रहे हैं। इजली लाइक साइक्लोप्रोपेन, जैसे साइक्लोप्रोपेन में आसानी से आ जाता है लेकिन और ये जो है ये नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए कुछ इनमें कमियां थी, इसलिए इनको फेल किया गया, मतलब इसमें कुछ लिमिटेशन आ गई। ठीक है, एंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है, राइट ए नोट ऑन सैचे-मोहर्स थ्योरी, मतलब थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग, ये दूसरा नाम उसका है ऑफ साइक्लोएल्केन। तो स्टेनलेस रिंग या सैचे-मोहर थ्योरी आता है तो बात वही है। तो सैचे-मोहर थ्योरी या स्टेनलेस रिंग के नाम से पूछता है ना, तो अब हम उसका बात कर लेते हैं। ये जो सैचे और मोहर प्रपोज दिस थ्योरी इन 1918 टू एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड हायर साइक्लोएल्केन। अब ये जो हमारे थे इसके जस्ट पहले वाले वैज्ञानिक वो नहीं कर पाए थे,
और सैचे मोहर इसलिए आए कि ये क्या है, हायर साइक्लोएल्केन और हायर साइक्लोहेक्सेन और हायर साइक्लोएल्केन के लिए ही आए, जो सैचे मोहर दो लोग थे। अब ये इनको डिटेल में करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे वो फेल हो गए थे। अब सैचे मोहर इनको आगे लेके जाएंगे। अकॉर्डिंग टू बायर्स मेंबर हायर देन साइक्लोपेंटेन शुड बी इंक्रीज सिंगल एंड स्टेबल। लिमिटेशन देखो आ गया इनका भी एक लिमिटेशन, बट अकॉर्डिंग टू सच ए मोहर थ्योरी, लेकिन सच ए मोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग साइक्लो एल्केन आर नॉट इन अ प्लेन। जो साइक्लो एल्केन होते हैं ये प्लेन नहीं होते हैं, ठीक है। बट अब देखो क्या है इसमें, सच ए मोहर थ्योरी प्रपोज दैट हायर मेंबर रिंग कैन फ्री फ्रॉम स्ट्रेन इफ ऑल द रिंग कार्बन इज नॉट फोर्स इनटू वन प्लेन। एक ही प्लेन पे जितने भी नंबर कार्बन नंबर होते हैं वो फोर्स कुछ भी नहीं करते हैं। ये जानते हो, ये सब आप जब 3D वो स्टडी करोगे आपने लैब में जाके ना, तब ये चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी। और हमें उम्मीद है कि आप अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे होंगे और ये सारी चीज़ें 3D की हैं। जितने भी लोग 3D किए हैं यस का कमेंट करें, और जितने भी लोग नहीं किए वो नो का भी कमेंट करें, ठीक है। 3D इक्वल टू नो लिखिएगा, तभी हम जान पाएंगे, ठीक है। एंड अब बात करें, दे एग्जिबिट इन टू नॉन प्लानर, ठीक है, फोल्डेड आर पुकर्ड कन्फर्मेशन बोथ इन विच कंप्लीटली फ्री फ्रॉम स्ट्रेन। अब देखो पुकर्ड फॉर्म और फोल्डेड फॉर्म ये नहीं होते हैं, इसलिए क्या है, स्ट्रेन से फ्री होते हैं। दीज आर स्टेनलेस एज द कार्बन एटम लाई इन डिफरेंट प्लेन एंड नॉर्मल एंगल 109.28 इज रिटेन। ये जो है ये पुनः उनको रिटेन हो जाता है, पुनः मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि एक बोट फॉर्म दिख रहा है, एक चेयर फॉर्म दिख रहा है। तो एक हमारा साइक्लोहेक्सेन है और दूसरा ये ये भी साइक्लोहेक्सेन, ये भी साइक्लोहेक्सेन, बट इसका स्ट्रक्चर चेंज है। ये बोट फॉर्म है, ये चेयर फॉर्म है। अब चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द बोट फॉर्म। अब देखो ये जो हमारा चेयर फॉर्म होता है ये बोट फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होता है। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव या जीपैट का क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसलिए मैं इसको बॉक्स में और नोट बॉक्स में रखा हूँ इसको, ठीक। और अब हम लोग फाइनली क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन साइक्लोएल्केन्स, दिए स्टेबिलिटी ऑर्डर एंड रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। अब देखो इतनी चीजें आपको पढ़नी है। तो अब हम इसकी बात करें, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। साइक्लोएल्केन जो हमारे होते हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इन विच द कार्बन एटम ज्वाइन बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म ए रिंग। इसमें जो कार्बन एटम होते हैं ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की हेल्प से जुड़े होते हैं और तब जाके एक रिंग बनाते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं साइक्लोएल्केन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दे आर आल्सो कॉल्ड साइक्लोपैराफिन्स एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इनको हम साइक्लोपैराफिन्स और एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। अब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो ये एग्जाम्पल है वो है साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है। ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। अब फाइनली और लास्टली हम लोग साइक्लोएल्केन्स के रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो मेनली अगर देखा जाए इसमें दो ही रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्रेंड्स एडिशन रिएक्शन, ठीक है। दो ही रिएक्शन आपको दिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले बात करेंगे, उसके बाद एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस, इसमें एक हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस किया जाता है, बट रिंग डज नॉट डिफेक्ट, लेकिन रिंग पे कोई असर नहीं पड़ता है। सब्स्टिट्यूट विथ Cl2 या Br2, और सब्स्टिट्यूट किया जाता है Cl2 या Br2 के प्रेजेंस में, या तो उसको ही ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इसमें बात करें, व्हेन साइक्लोएल्केन रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। अब देखो साइक्लोएल्केन जब रिएक्ट करता है क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी दे देता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और एडिशन रिएक्शन की बात करें, मतलब रिंग ओपनिंग रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन बॉन्ड विल ब्रेक एंड द रिंग विल ओपन। बॉन्ड टूटता है और रिंग खुल जाती है, इसलिए रिंग ओपनिंग रिएक्शन इसको बोला जाता है। हायर साइक्लोएल्केन डज नॉट गिव दीज रिएक्शन, और जो हायर साइक्लोएल्केन होते हैं ये ऐसे रिएक्शन नहीं देते हैं। तो एडिशन ऑफ Cl2 एंड Br2, इसमें भी Cl2 या Br2 का एडिशन होता है। व्हेन साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट विथ ब्रोमीन, अब देखो यहाँ पे जब साइक्लोप्रोपेन जो है ब्रोमीन के साथ जब रिएक्ट होता है इन द डार्क टू गिव 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन। अब देखो ये क्या डार्क में, मतलब डार्क मीडियम करके इनको रिएक्ट करवाया जाता है तो 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन मिलता है, ठीक है। CCl4 वहाँ पे यूज किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। तो यहीं पे हमारा जो महामैराथन की क्लास थी यूनिट 3, 4, 5 को एंड होती है। तो मैं फिर आपसे एक बार कह देना चाहता हूं कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, जहां पे आपको डेली अपडेट्स और नोट्स वगैरह, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के नोट्स वगैरह जाते रहते हैं विदाउट एनी चार्ज। वहां से आपको कोई चार्ज नहीं दिया जाता है। तो बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। एंड आप लोग गेस्ट पेपर और 2 मार्क्स सोल्यूशन वाली वीडियो देखने के लिए तैयार रहें।
थैंक यू फॉर ज्वाइन एस फार्मा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।